नमस्कार दोस्तों। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम के पिछले वीडियो में हमने एनपीएस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि एनपीएस क्या होता है, ये किन-किन के लिए एप्लीकेबल होता है और कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कितना पैसा आप रिडीम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानें कि जो एनपीएस में जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट होता है। यानी कौन से ऐसे जगह हैं या टूल्स हैं जहाँ पे ये हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है और कितना होता है। लेकिन उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एन एनपीएस जो है वो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये पहले सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था, लेकिन अभी ये सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए है जिनकी एज 18 से 17 साल के बीच में है। वो सब अब एनपीएस में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। एनपीएस के अंडर गवर्नमेंट ने 10 पीएफएम पीएफएम यानी कि पेंशन फंड मैनेजर, जो पेंशन फंड मैनेजर हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। उनमें से 8 की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, यानी कि जैसे बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजर, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी, एसबीआई। इसके अलावा 2 और ऐड हो गए हैं, यानी टोटल अभी 10 पेंशन फंड मैनेजर जो है गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किए हुए हैं। उन्हीं में आपका पैसा जो है वो जाता है। और ये जो पेंशन फंड मैनेजर हैं वो एक्चुअली हमारा जितना भी पैसा होता है उसको इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी जिससे कि हमें पता ही है, यानी कि कंपनी के जो शेयर्स खरीदते हैं वो इक्विटी होती है। और डेट यानी लोन जो देते हैं, वो लोन जो सरकार देती है वो गवर्नमेंट को भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है या अलग अलग कंपनियां होती है उनको भी लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लोन के पर्पज से जो अलग अलग पैसा जाता है वो डेट के अंदर आता है। तो यानी एनपीएस के जरूर हमारा जो पैसा है वो इक्विटी और डेट दोनों में लगता है। जैसे ही आपको पता लग गया कि 10 टाइप के पेंशन फंड मैनेजर होते हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट हमको 2 टाइप के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट देती है, एक ऑटो और एक एक्टिव। ये 2 टाइप के मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे। ऑटो जैसे कि नाम से पता लगा तो ऑटोमेटिक, यानी कि ऐसे एम्प्लॉइज जिनके पास स्टॉक मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या जिनको पता नहीं है कि कैसे काम करती है और कहाँ पैसे लगाना है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो देख पाएँ अपने पोर्टफोलियो को या फंड को मैनेज कर पाएँ, तो वो ऑटो में सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो सेलेक्ट करने से क्या होती है कि जितने पेंशन फंड मैनेजर हैं, उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आपके बिहाफ पे सारा काम करेंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि एक्टिव जो मोड होता है, उसमें आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है। आप अपना पोर्टफोलियो हर बार देखते रहिए, चेक करते रहिए और उस हिसाब से आपको अपने रिटर्न को देख के कैलकुलेट करके और आप अलग-अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है एनपीएस में, जो अलग-अलग जो पेंशन फंड मैनेजर होते हैं, वो मेनली 4 टाइप के असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। असेट्स की अगर हम बात करें तो पहला असेट्स है ई यानी कि इक्विटी, यानी कि डायरेक्ट कंपनी के जो शेयर्स खरीदते हैं, तो ई यानी इक्विटी असेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकंड होता है ए यानी कि जो कॉर्पोरेट डेट्स होता है, कॉर्पोरेट डेट्स जिसको बोलते हैं, यानी कि जो कंपनियां अलग-अलग जो कंपनियां आती है, नई जो कंपनियां बनती है या छोटी स्केल पे होती है जिनको लोन रिक्वायरमेंट होती है या बड़ी कंपनियों में अगर लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको एक साथ पैसा चाहिए। तो एक साथ पैसा उनको हर जगह से अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो वो एनपीएस में हमारा क्योंकि कॉर्पस इकट्ठा होता है तो उनको अप्रोच करती है और एनपीएस उनको लोन देती है और प्री डिफाइंड रेट के ऊपर। जैसे कि हम एफडी में पैसा देते हैं, वैसे ही सेम एनपीएस का पैसा भी कॉर्पोरेट डेट्स में कॉर्पोरेट को दिया जाता है। उसी तरह एक जी कैटेगरी है एसेट की, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, यानी कि जो हमारा जो पेंशन फंड मैनेजर है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है। गवर्नमेंट को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को देते हैं। उसके अलावा एक कैटेगरी और रह जाती है ए, यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। इसमें भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब अगर आप एनपीएस के इन्वेस्टमेंट में एक्टिव मोड को चूज करते हैं, तो एक्टिव मोड में आपके पास एक ऑप्शन रहता है ई कैटेगरी में, यानी कि इक्विटी में आप मैक्सिमम जो है 75% तक अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में या डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक्टिव चॉइस के अंदर जैसे डॉक्यूमेंट में आपको दिख भी रहा होगा, जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी तो आपका मैक्सिमम जो 50 साल तक आप 75% इसका इक्विटी एलोकेशन रहेगा। उसके बाद हर साल जो है ये 2.5% कम होता रहेगा, 2.5% हर साल कम होता रहेगा। जैसे ही आपकी एज जो है 60 ईयर्स हो जाएगी तो आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो 50% ही रह जाएगा। उसके बाद उससे नीचे नहीं हो सकता, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्टिव मोड चूज करके 50% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं अपना। लेकिन अगर आप एनपीएस में ऑटो चूज करते हैं, एक्टिव चूज नहीं करते हैं, तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, LC75, LC50 और LC25। LC से यहाँ पे मतलब है कि लाइफ साइकिल फंड, और 75, 50 और 25 ये डिनोट करता है कि आपका कितना जो पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो आपका एक्सपोजर जो है या इक्विटी में पैसा लगेगा।
यानी कि LC 75 है तो इसमें आपका 75% पैसा जो है स्टार्टिंग में इक्विटी में लगेगा। LC 50 में जो है आपका 50% पैसा जो है इक्विटी में लगेगा और LC 25 में आपका जो 25% पैसा जो है इक्विटी में लगेगा और ये धीरे धीरे उम्र के साथ कम होता जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं LC 75 जो फंड है इसमें 35 साल की उम्र में जो आपका है वो एसेट क्लास में 75% पैसा लगा हुआ है और बाकी एसेट क्लास जो C है और G इन दोनों में 10 और 15% लगा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे हर उम्र के साथ में कम होता जाएगा और जब आप 55 साल के हो जाएंगे तो आपका जो इक्विटी क्लास में जो एक्सपोजर है वो 15% ही रह जाएगा और G क्लास यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो आपका पैसा है वो 75% चला जाएगा। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं कि LC 50 यानी मॉडरेट लाइफ साइकिल जो फंड है उसमें 35 साल की उम्र में जो इक्विटी क्लास में जो पैसा है वो 50% है, जो कि कम होते होते 55 साल की उम्र में 10% ही रह जाता है और 80% जो आपका पैसा है वो G क्लास की एसेट कैटेगरी में चला जाएगा। उसी तरह LC 25 जो फंड है उसमें स्टार्टिंग में जो है इक्विटी क्लास में 25% पैसा लगता है और जो कि लास्ट में जब आपका एज 55 ईयर्स हो जाएगा तो घट के 5% तक रह जाता है। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जैसे भी, तो आपके लिए एक कंडीशन रखी गई है कि आप अपना इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है या डायरेक्ट शेयर परचेजिंग में इन्वेस्टमेंट होता है वो 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जब ये कंडीशन रख दी गई है तो इसका मतलब ये है कि जो ऑटो में जो LC 75 का जो ऑप्शन है जिसमें इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो 75% रहता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू नहीं होता है और आपको जो आपके NPS का जो आप वेबसाइट या लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन तो आपको ऑटो के अंदर सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देंगे, LC 50 और LC 25, यानी कि आप सिर्फ मैक्सिमम 50% ही इक्विटी में डाल सकते हैं और या 25%। LC 75 का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो ये आपको अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी जरूरी है कि जितना भी एसेट क्लास है अलग अलग या फिर ऑटो या एक्टिव, सब में आपका जो कंट्रीब्यूशन है मिला के सभी कैटेगरीज में 100% होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपने एक्टिव सेलेक्ट किया है तो उसमें हमने जैसे बात की कि इक्विटी में 75% आपका एसेट एलोकेशन हो सकता है मैक्सिमम, तो बाकी 25% आपको G या A या C कैटेगरी में एसेट क्लास में डालना पड़ेगा पैसा। उसी तरह अगर आपने ऑटो सेलेक्ट किया है और LC 50 अगर सेलेक्ट किया है तो LC 50 में आप 50% जो है वो इक्विटी में जाते हैं तो बाकी 50% आपको अलग G या A या C क्लासेस में पैसा डालना पड़ेगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने ध्यान दी होगी कि अगर आपने कोई भी स्कीम सेलेक्ट नहीं किया और मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट नहीं किया है ऑटो या एक्टिव किसी में से भी और आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है NPS के साथ में, तो इस केस में स्टैंडर्ड आपका जो है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सिलेक्ट रहता है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसमें आपने ध्यान भी दिया होगा कि स्टैंडर्ड के अंदर आपका SBI पेंशन फंड, UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन फंड और LIC पेंशन फंड, इन तीनों के अंदर कुल मिला के आपका पूरा का पूरा पैसा 100% जो होता है वो इन तीनों फंड में लग जाता है। तो इसलिए अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो इन तीनों फंड में पैसा रहेगा। लेकिन अगर आप ऑटो या एक्टिव चूज करते हैं तो आप इन तीनों पेंशन फंड मैनेजर को निकाल सकते हैं और जो लिस्ट देखी थी हमने 10 पेंशन फंड मैनेजर की, उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।